Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you all will be very fine. I am your biology teacher, Shehzad Wahid. Today, we want to discuss a very important topic pertaining to humanity, and that is Human Genome Project. क्या होता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? हम इसे कैसे डिफाइन करते हैं? इसको स्टार्ट कैसे किया गया? इसकी इनिशियल फंडिंग कहाँ से आई? कहाँ ये स्टार्ट हुआ? और डिफरेंट किस्म के जो सैंपल्स थे वो दुनिया में से कैसे इकट्ठे किए गए और क्यों इकट्ठे किए गए, इन सारी बातों को अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स गो टू द व्हाइट बोर्ड। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, वी वांट टू डिफाइन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो आपके सामने लिखा हुआ है कि इट इज एन इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट टू एक्सप्लोर द ह्यूमन जीनोम। जाहिर है कि हम सारी दुनिया के इंसानों का डीएनए एक ही दफा कलेक्ट नहीं कर सकते थे, तो हम लोगों ने रैंडम सैम्पलिंग की। Whenever we use the term random sampling, इसका मतलब यह है कि हम दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे और वहां से कुछ मखसूस लोगों का डीएनए इकट्ठा कर लेंगे। फिर सवाल ये था कि इसको आखिर इसकी सोच, इसका आइडिया कहाँ से आया? तो आंसर है, आइडिया वॉज कमिंग फ्रॉम ऑल द टाइम ग्रेट साइंटिस्ट जेम्स डी वॉटसन। आपको पता है और आप इस पर्टिकुलर नाम को जानते हैं कि जेम्स डी वॉटसन और क्रिक ने हमें डीएनए का मॉडल प्रपोज करके दिया था। तो यही वो एक यू कैन से अजीम साइंटिस्ट थे कि जिनके माइंड में ये ख्याल आया कि हमें ह्यूमन जीनोम को क्या करना चाहिए, ऑल टुगेदर सीक्वेंस करना चाहिए, देखना चाहिए कि कौन सा जीन कौन से क्रोमोसोम पे लोकेट कर रहा है। और इसको जो असिस्ट किया था वो किया था डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने, एब्रीवेटेड बाय DE and NIH रिस्पेक्टिवली। माय डियर स्टूडेंट्स, ये बात है 1990 की। जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो फिर इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सी जो यूएस फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी, बहुत सी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और बहुत सी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस लुकिंग एट द एप्लीकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर यू कैन से प्रोजेक्ट, वो इसमें जंप इन हुई। उन्होंने अपनी मैन पावर प्रोवाइड की, उन्होंने साइंटिस्ट प्रोवाइड किए और एबव ऑल फंड्स प्रोवाइड किए, बिकॉज किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेस का राज उसकी फंडिंग पे होता है। फिर क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट्स कि जब ये प्रोजेक्ट आगे चला, वक्त गुजरता गया, तो फिर 2003 में इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को एक सेपरेट एंटिटी या शनाख्त मिल गई और इसका नाम रख दिया गया नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट, एब्रीवेटेड बाय NHGRI। इसका जो वेरी अर्लीस्ट फाउंडर था, ही वॉज जेम्स डी वॉटसन। जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ, वेरी फेमस फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। फिर उसके बाद जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो इसके आखिरी डायरेक्टर का नाम मेरे पास क्या था? डॉक्टर फ्रांसिस कॉलिन। जैसे मैंने पहले अर्ज किया आप लोगों से कि फंडिंग बहुत ज़रूरी होती है, किसी भी साइंटिफिक रिसर्च की फंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इनिशियली इसको फंड किया था ज़ाहिर यूएस गवर्नमेंट ने, और बाद में इसके अंदर यूके की एक कंपनी थी वेलकम ट्रस्ट, वो भी इसमें शामिल हो गई। और जाहिर है वंस यू बिगिन टू गेन द सक्सेस तो फिर इसके अंदर और बहुत से लोग कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जापान, जर्मनी, फ्रांस, चाइना एंड मेनी अदर कंट्रीज लुकिंग एट द पोटेंशियल ऑफ द मार्केट, ये सब लोग इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर कूद गए थे। फिर हम देखते हैं हमारे स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने किस किस मुल्क से जाके जो डेटा था वो इकट्ठा किया। तो उसके लिए जैसे मैंने बोला कि दुनिया के तमाम लोगों को सैंपल नहीं किया जा सकता था, तो दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में यू कैन से विजिट किए गए और दुनिया के मुख्तलिफ लोगों का डीएनए जो सैंपल किया गया। उस पर्पज़ के लिए हम अफ्रीका के डिफरेंट कंट्रीज में गए, जिसमें पर्टिकुलरली नाइजीरिया शामिल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अफ्रीका में से डाटा सिर्फ नाइजीरिया से ही लिया है। अफ्रीका में से, यूरोप में से, एशिया में से, अमेरिका में से, ऑस्ट्रेलिया में से, तो हम डिफरेंट जगहों पर गए और डिफरेंट जगहों में से स्पेसिफिक लोगों का डेटा जो था वो इकट्ठा कर लिया। और इकट्ठा करने के बाद हम लोगों ने सेट किए अपने गोल्स कि आखिर हम इस पर्टिकुलर यू कैन से कि डीएनए को किस मकसद के लिए एनालाइज करेंगे। तो उस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए we have to go to the next part of the board.
यस माय डियर स्टूडेंट्स, दुनिया में हमेशा वही कौमें कामयाब होती हैं जो अपने गोल का तयन करती हैं। जिस कौम की कोई डायरेक्शन नहीं है, जिस कौम की कोई मंजिल नहीं है, वो तो सिर्फ भटक सकती है, कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकती। और जाहिर है ये तो दुनिया की बहुत लीडिंग नेशंस हैं, दे ऑलवेज सेट देयर गोल्स, व्हाई वी वांट टू कैरी आउट दिस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन, व्हाई वी वांट टू यूज अ सिंगल पेनी फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग एंड व्हेन वी विल अकॉम्प्लिश दिस पर्टिकुलर टास्क। ये सारी चीजें उनके माइंड में होती हैं और उस पर्टिकुलर चीज को लेकर ही वो अपनी रिसर्च का आगाज करते हैं। तो प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप एक अच्छे प्लानर नहीं हैं तो आप कभी भी रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हो सकते, कामयाबी आपके कदम कभी भी नहीं चूम सकती। तो इस लिहाज से उन्होंने सबसे पहले अपने गोल सेट किए। सबसे पहला गोल ये था कि जितने भी इंसान के जीन्स हैं उनको क्या किया जाए, एनालिसिस किया जाए, उनको देखा जाए कि वो कितने हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास हमारा ख्याल ये था कि हमारे एक क्रोमोसोम के ऊपर हजारों नहीं लाखों जीन प्रेजेंट है, लेकिन जब हम रिसर्च करके वहां तक पहुंचे तो ये पता चला कि जीन्स का नंबर एज कंपेयर टू हमारी परसेप्शन बहुत कम है और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 20,000 से लेके 25,000 तक जीन्स प्रेजेंट है। तो वो जो लाखों वाला कॉन्सेप्ट था वो थाउजेंड्स में रिड्यूस हो गया। फिर उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3 बिलियन बेस पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ जीन्स को ही जानना जरूरी नहीं था, बल्कि जीन्स के अंदर कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है उनको जानना भी जरूरी है। और इसके लिए आप लोगों को सांगर का मेथड और मैक्सम गिलबर्ट के मेथड्स आपको याद ही होंगे। वो अलग बात है माय डियर स्टूडेंट्स कि जब हम ये वाला काम कर रहे थे तो जाहिर है हम लोग वो मेथड यूज नहीं कर रहे थे, बल्कि हम ज्यादा एडवांस मशीन्स यूज कर रहे थे और ऑटोमेटिक सीक्वेंसर्स यूज कर रहे थे। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, लेकिन 3 बिलियन बेस पेयर सीक्वेंस को इंसान ने ढूंढ निकाला। फिर उसके बाद देखते हैं जो सबसे एक अहम बात है, सिर्फ ये नहीं है कि हम डाटा को इकट्ठा कर ले, सबसे अहम बात ये थी कि जो डाटा आप लोगों के पास हो वो एक खास जगह पे स्टोर हो जाए और वो जो चीज स्टोर होने वाली है इट शुड बी वेरी रिलायबल। और इस पर्पस के लिए बहुत ही जबरदस्त किस्म की स्टोरेज डिवाइसेस डिजाइन की गई और बहुत ही ज्यादा अच्छे किस्म के सुपर कंप्यूटर्स डिजाइन किए गए और इनके ऊपर बहुत ही ज्यादा ज़हीन किस्म के इंसानों को बिठाया गया, बिकॉज के इस पर्टिकुलर काम को बहुत जल्दी से और बहुत एक्यूरेट वे में अकॉम्प्लिश करना जरूरी था। फिर उसके बाद जो सबसे और एक इम्पॉर्टेंट बात थी वो थी कि डेवलपमेंट ऑफ टूल्स। जैसे मैंने आप सभी बोला कि जाहिर है मेथड तो हम मैक्सम गिलबर्ट और फ्रेडरिक सांगर का यूज कर रहे थे, लेकिन अगर हम उस मेथड से या उस तरीके से काम करते रहते तो सदियां लग जाती इस काम को अकॉम्प्लिश करने के लिए। लेकिन हमने टूल्स डिजाइन कर लिए, हम लोगों ने ऐसी मशीन्स डिजाइन कर ली कि वो वाला काम जो इंसानों के हाथों से वो ये बात है 10 घंटे में 12 घंटे में होता था, वो ये वाला काम हमें कुछ मिनटों में करके देना शुरू हो गई। तो इस लिहाज से इस प्रोजेक्ट की स्पीड को एनहांस करने के लिए हमें मोर बेटर क्वालिटी के टूल्स और मोर बेटर क्वालिटी के मशीन्स का होना जरूरी था। फिर इसके अलावा एक और अगला और इम्पोर्टेंट स्टेप आ जाता है कि नाउ वी हैव गॉट द डेटा। अगर आपके पास डेटा आ गया है तो आपने करना क्या है, आप लोगों ने उस पर्टिकुलर डेटा को एनालाइज करने के लिए टूल्स बनाने हैं, सॉफ्टवेयर बनाने हैं, हार्डवेयर बनाने हैं। ये सारी की सारी जो विंग थी, जो ये फील्ड थी, इट वाज टेकन अप बाय डेफिनेटली डिफरेंट इंजीनियर्स एंड यू कैन से मैकेनिस्ट्स, राइट। एंड देन एक और चीज हम बात कर रहे हैं गोल की, कि जब ये सारी बातें हम कर चुके होंगे तो हम इस पर्टिकुलर चीज को अपने पास ही दबा कर नहीं बैठ जाएंगे। लुकिंग एट इट्स एप्लीकेशन जो बाद में देखेंगे, इट वाज एसेंशियल कि हम इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करें, इन एक्सपर्टीज को ट्रांसफर करें टू द प्राइवेट सेक्टर, सो दैट कि ये लोग भी इस पर्टिकुलर रिसर्च के बेनिफिट से फायदा उठा सके। और जाहिर है इनके फायदा उठाने से मुराद ये है कि इंसान फायदा उठा सकता है, राइट। एक और प्रॉब्लम जो हमेशा इंसान को रही है वो डिफरेंट लोगों की तरफ से रही है, वो एथिकल लोगों की तरफ से भी रही है, वो रिलीजियस लोगों की तरफ से भी रही है, वो हमारी सोसाइटी की तरफ से भी रही है, एंड दैट इज सोच का जमूद, दैट इज द इनर्शिया इन द टर्म्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, कि जो चीज जैसे पहले चल रही होती है हम उसमें चेंज बर्दाश्त नहीं करते, हम उसको उस चेंज को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। तो इन लोगों ने प्रॉपर एक टीम बनाई और उस टीम को
LC का नाम दिया गया। What do you mean by the LC? इसका मतलब ये है कि this particular team will go to the TV programs, it will go to different schools and colleges, and then it will address the different, you can say, community of the scientists and ecologists and many other organisms. Those are going to oppose this project because this particular team was going to address the ethical, legal and social issues of this particular project. क्योंकि इसको समझाना इतना आसान नहीं था। लोग ये समझ रहे थे कि जब हम इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को ऑपरेट करेंगे तो हम कुदरत के एक प्रोसेस के अंदर अपनी यू कैन से फॉल्स किस्म की इनपुट देना शुरू हो जाएंगे और हम इस पर्टिकुलर किस्म की फॉल्स इनपुट के रिजल्ट में किसी गलत डायमेंशन में चल पड़ेंगे जो शायद नेचर के साथ खिलवाड़ होगा या नेचर के साथ प्लेइंग होगा। तो इन पर्टिकुलर इश्यूज को एड्रेस करने के लिए हम लोगों ने प्रॉपर एक LC टीम बनाई और वो LC टीम पूरी दिन में विजिट करती थी और डिफरेंट किस्म के साइंटिस्ट को कोच करती थी, बताती थी कि हम इवेंचुअली क्या करने जा रहे हैं। फिर माय डियर स्टूडेंट्स, वक्त गुजरता गया तो महज प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने के सिर्फ और सिर्फ 3 साल के बाद हम लोगों ने क्रोमोसोम नंबर 22 को, जो कि हमारे ह्यूमन जीनोम का सबसे छोटा क्रोमोसोम है, हमने उसको ऑल टुगेदर सीक्वेंस कर लिया। माय डियर स्टूडेंट्स, बात है 2002 की और स्टार्ट हुआ प्रोजेक्ट 1999 में। तो 3 साल के अरसे में हम लोगों ने विद वेरी क्रूड फॉर्म ऑफ मशीनरी इस काम को स्टार्ट किया और फिर जाहिर है जब ये सब चीजें हो गई तो मशीन भी आ गई, हमारे पास टेक्निक भी आ गई, इस काम को करने के लिए जो रिक्वायर्ड केमिकल्स थे वो भी आ गए, एक्सपर्टीज भी आ गई। तो फिर जाहिर है काम की स्पीड को तेज होना ही था। फिर इसके अलावा दुनिया के जो मुख्तलिफ यू कैन से लोग थे वो जब इस काम में इन्वॉल्व हुए तो मैन पावर भी बढ़ गई, तो रिजल्ट डेफिनेटली मार्वेलस होना ही था। और ऐसा ही हुआ कि सिर्फ और सिर्फ 2 साल का अरसा गुजरा था कि हम लोगों ने सारे के सारे ह्यूमन जीनोम को डिकोड करके दुनिया को बता दिया, पब्लिश कर दिया इसको। और इस टाइम पे इट वाज डेफिनेटली इन द वेरी शार्प स्पॉटलाइट। सारी दुनिया की तवज्जो थी जो इसी चीज के ऊपर मरकूज हो गई कि क्या इंसान का सारा DNA डिकोड कर लिया गया है। बात करेंगे इससे पहले वाली स्टेज की 22 क्रोमोसोम जब हमारे पास आया तो उससे दुनिया की आंखें खुली कि क्या क्या हम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कि अगर हम अपने सबसे छोटे क्रोमोसोम की बात करें तो हमें पता चला कि उसके अंदर जीन्स का सीक्वेंस क्या है, इक्थियोसिस का जीन क्या है, हाइपोफॉस्फेटीमिया का जीन कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का जीन भी इसी क्रोमोसोम पे यू कैन से एग्जिस्ट करता है। एंड देन ऑक्यूलर एल्बिनिज्म एंड देन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, they are lying on the shortest chromosome of human DNA। फिर अगर हम इसके लोअर लिम्ब की बात करें तो इस लोअर लिम्ब के ऊपर भी बहुत सारे जीन्स हैं। हम लोग उसके सिर्फ छोटे से पार्ट को, एंड वाले पार्ट को मैग्नीफाई करके उसे खोल के आप लोगों को दिखा रहे हैं कि उसके अंदर आप लोगों के पास नेश-निहान सिंड्रोम, देन हीमोफिलिया बी, देन द फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, हीमोफिलिया ए एंड द पैराप्लेजिया जैसी डिजीजेस के जीन्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो इन सारे अचीवमेंट्स के बाद हम देखेंगे कि इन यू कैन से सारी रिसर्चेस के रिजल्ट में हमें मजीद क्या क्या फवायद हासिल हुए और हम उन पर्टिकुलर फवायद को आज किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सारी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स गो टू द लास्ट पार्ट ऑफ द वर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्यूचर बायोटेक्नोलॉजिस्ट्स, हम लोग जब ये प्रोजेक्ट कर रहे थे तो इस प्रोजेक्ट के दौरान में बहुत सी चीज़ें हमारे ऊपर आश्कार हुई, बहुत सी चीज़ें अल्लाह ताला ने हम पे रिवील की। उनमें से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही डिफरेंट किस्म की फाइंडिंग थी, वो ये कि जब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ना कि लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को एक बेहतरीन तरकीब में पैदा किया है, तो उसकी एक डिपिक्शन, उसका एक इजहार हमें इस सबसे टॉप पे लिखी हुई स्टेटमेंट पर नजर आता है कि इंसान का DNA किसी भी और करीब तरीन DNA से 25 टाइम्स लार्जर है। भाई जाहिर है लार्जर क्यों ना होता, उसकी तरकीब को बेहतरीन बनाना था, उसकी तरकीब में हार्मनी बहुत ज़्यादा डेवलप करनी थी और उससे मैक्सिमम काम लेने थे। तो जाहिर है उसके लिए ज़्यादा एक्सटेंसिव और बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज कोडिंग की ज़रूरत थी। तो इंसान का DNA किसी भी करीब तरीन बड़े DNA से 25 टाइम्स बड़ा है। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, फिर इसका फायदा हमें और ये हुआ
कि इस पर्टिकुलर स्टडी के दौरान में हमें बहुत से मार्कर्स का पता चला, जीन मार्कर्स का पता चला, और उन पर्टिकुलर जीन मार्कर्स की मदद से हम बहुत जल्दी से डिजीजेस को डायग्नोज करने के काबिल हुए। फिर इस अगली बात और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी डिजीज की इंसिडेंस मींस उसके होने के चांसेस किसी एक फैमिली में ज़्यादा हैं, उसे हम वर्ड यूज करते हैं जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन, यानी कि हम पहले से बता दें अपने पेशेंट को, उस पर्टिकुलर फैमिली को, कि आपकी फैमिली के अंदर ये वाला ट्रेंड मौजूद है इस पर्टिकुलर बीमारी का, तो क्या ये वाला डिसऑर्डर, ये वाला ट्रेंड अगले बच्चों में मुंतकिल हो सकता है या नहीं हो सकता है। इस पर्टिकुलर चीज को प्रिडिक्ट करने की एबिलिटी भी हमारे अंदर डेवलप हुई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, और इस पर्टिकुलर चीज को एक एग्जांपल के साथ बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर हम आपसे एक्सप्लेन भी करेंगे। फिर माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सी चीजें, बहुत सी ड्रग्स ऐसी होती हैं कि जिन्हें हमें रैशनल ड्रग मींस किसी ऑर्गेनिज्म के इन अकॉर्डेंस डेवलप करना पड़ता है। अगर मुझे इस ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप पता है और मुझे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की किसी पर्टिकुलर डिजीज से ससेप्टेबिलिटी का पहले से पता है, तो जाहिर है कि मैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए कोई मखसूस दवा बना सकता हूँ, या जो पहले से इस्तेमाल होने वाली अद्वियात हैं उनको बता सकता हूँ कि इस्तेमाल ना किया जाए, वरना जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकते हैं एंड इट मे बी लीथल एज वेल। फिर आपको ये वाली बात भी पता है, पढ़े लिखे बच्चे हैं आप लोग, कि नाउ वी हैव गॉट डिफरेंट जीन मार्कर्स, नाउ वी नो द एक्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट जीन्स ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स, नाउ वी नो द सीक्वेंस एंड नाउ वी नो द टाइप ऑफ you can say mutations, transversion, deletion, insertion, point mutation. We know many types of mutations now. So if we have got the resources, if we have got the expertise, definitely we have that, then we can excise out the abnormal gene and we can insert the normal gene, and we may ensure what? The healthy life of that upcoming organism. But remember, for this purpose, if we want to help the patient, we have to help at the zygotic level, because after mitosis, gene remains constant. तो अगर एक दफ़ा जीन खराब चला जाएगा तो उसके हर सेल में कॉपी खराब होगी, तो हमें ये वाला काम जाइगोटिक लेवल पे करने से ही मैक्सिमम फायदा हासिल होता है। फिर उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, कि इससे में ये फायदा हुआ कि इट एनेबल्ड अस टू डिजाइन कंट्रोल सिस्टम ऑफ ड्रग्स, यानी कि अगर आपको डिफरेंट किस्म की मेडिसिन का पता है कि उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है और उससे रिलेटेड हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, तो हम ये भी बता सकते हैं कि वेदर ये वाली मेडिसिन इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के एंजाइम सिस्टम के लिए सही है या नहीं, या हमें इसके अंदर फर्दर किसी किस्म की चेंज करने की जरूरत होती है। फिर इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज कॉल्ड एज फार्माकोजिनोमिक्स। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने किसी ऑर्गेनिज्म के जीन को अंडरस्टैंड किया, और जीन को अंडरस्टैंड करने के बाद हम लोगों ने एक स्पेसिफिक मेडिसिन बना कर दी। अब हम ये नहीं बता रहे कि तुम इसे ये पुरानी वाली मेडिसिन ना दो, हम ये बोल रहे हैं कि हमें जीन की एब्नॉर्मलिटी का पता है, ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का पता है, और हम लोगों ने उस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को माइंड में रखते हुए एक रैशनल मेडिसिन उस ऑर्गेनिज्म को बना कर दी। इसे हम वो भी कह सकते हैं कि इट इज अ पेयर्ड मेडिसिन, यानी कि एक खास बंदे की एक खास दवाई। ये भी हम लोगों ने इस पर्टिकुलर स्टडी के दौरान में अंडरस्टैंड किया। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं इस पर्टिकुलर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। मिसाल के तौर पे कि हमें ये बात पता है कि हमारा जो ह्यूमन जीनोम है वो इनकम्प्लीट है। इससे हमारी क्या मुराद है? इससे मुराद ये माय डियर स्टूडेंट्स कि ऐसा नहीं है कि मैंने एक ऑर्गेनिज्म लिया, उसके डीएनए को पकड़ा और उस सारे के सारे डीएनए को एक ही दफा में सीक्वेंस कर लिया, ऐसा नहीं है। आपको याद होगा कि मैंने आपको पहले बोर्ड में ये बात बताई थी, क्या पहले बोर्ड में ये बात बताई थी कि हमने जो डीएनए है वो दुनिया के डिफरेंट पार्ट से सैंपल किए हैं। हम लोगों ने सैंपल करने के बाद डीएनए को डिवाइड कर लिया इन द डिफरेंट लेबोरेटरीज। ठीक है, कोई लेबोरेटरी चाइना में काम कर रही थी, कोई जर्मनी में काम कर रही थी, कोई फ्रांस में, कोई यूके में, कोई यूएसए में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, मींस डिफरेंट डेवलप्ड कंट्रीज हु हैव गॉट द मैन पावर एंड द यू कैन से मैकेनिकल पावर। हमने उन्हें इस डीएनए को डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद हम लोगों ने डिफरेंट जगहों पर डीएनए एनालिसिस स्टार्ट कर दिया। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है
कि अगर मेरे पास मिसाल के तौर पे क्रोमोसोम नंबर 1 स्टडी करने के लिए आया है, तो मैंने उस पर्टिकुलर क्रोमोसोम नंबर 1 के सारे डीएनए को सीक्वेंस नहीं किया, बल्कि अगर आपको याद हो हमने क्या किया था कि हमने डीएनए को लिया था और डीएनए को हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट किया, जिसकी वजह से उसके बन गए छोटे छोटे पीसेस। और आपको याद है कि इन छोटे छोटे पीसेस की वजह से ही हम लोगों ने डिफरेंट किस्म के जो क्रिमिनल्स थे उनको पकड़ा भी था। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज रेस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट, लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म। तो उन छोटे छोटे जो मेरे पास 1000 बेस पेयर टू 2000 बेस पेयर पीसेस थे डीएनए के, हम उनको लेके सीक्वेंस किया है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द जीनोम इज नोन टू अस। तो हम कहना ये चाह रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स कि इन पर्टिकुलर RFLPs की मदद से हम लोगों को एक और चीज का पता चला। वो क्या है कि डिफरेंट डिजीजेस डिफरेंट RFLP मीन रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ्स के साथ ही मूव करती हैं, राइट। मैं मिसाल देता हूं आप लोगों को। मिसाल के तौर पे कि अगर मेरे पास एक डीएनए है और उस पर्टिकुलर डीएनए को मैं स्टडी करूं और वो है किसका, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का, तो जब मैं उसके RFLP बनाता हूं मिसाल के तौर पे, तो उसके मेरे पास 3 पीसेस बनते हैं। लेकिन अगर यही डीएनए किसी ऐसे पेशेंट का है जो किसी डिजीज का शिकार है, तो मुमकिन है उसके 3 पीसेस ना बने बल्कि उसके 5 RFLP बन जाएं। तो इसके लिहाज से इस पर्टिकुलर चीज को नोटिस करते हुए, देखते हुए हम ये बता सकते हैं जस्ट बाय डूइंग अ वेरी सिंपल टेस्ट दैट इज कॉल्ड द डीएनए टेस्ट एंड रनिंग द जेल, हम बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर इस पर्टिकुलर डिजीज की जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन प्रेजेंट है या नहीं है। तो ये RFLP एज अ जेनेटिक मार्कर इस्तेमाल होती है टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस और जेनेटिक डिस्पोजिशन ऑफ सर्टेन जीन्स इन एन ऑर्गेनिज्म, राइट। फिर माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज फ्रॉम द हंटिंगटन्स डिजीज। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म में हंटिंगटन डिजीज के जीन प्रेजेंट है, तो उसके RFLP एक नॉर्मल ऑर्गेनिज्म के RFLP से डेफिनेटली डिफरेंट होंगे। फिर माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इसी प्रोसेस के दौरान में कुछ और चीज भी सीखी, और वो क्या थी कि हमारे पास कौन कौन सी ऐसी जीन्स है जो साइलेंट रहती हैं। बहुत सी जीन्स जिनका हमें पता ही नहीं था और वो साइलेंट फॉर्म में प्रेजेंट थी, बिकॉज आपको पता है कि हमारा जो डीएनए है वो इंट्रॉन और एक्सॉन पे कंसिस्ट करता है, राइट। तो बहुत से जीन्स थे कि जो एक्साइज्ड पोर्शन ऑफ डीएनए में प्रेजेंट थे और वो बड़े यूजफुल थे। हम उन पर्टिकुलर चीजों को आज इस्तेमाल भी कर रहे हैं फॉर द ह्यूमन वेलफेयर। फिर इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव यूजफुल जीन्स, उनको भी हम लोग यूज कर सकते हैं टू क्रिएट सम वेरी यूजफुल प्रोडक्ट इन द बॉडी ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। इस पर्टिकुलर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की लॉन्ग टर्म एप्लीकेशंस क्या हैं? लॉन्ग टर्म एप्लीकेशंस, ये तो हम लोगों ने इंडिविजुअल लेवल पे बात की, अब हम लोग ह्यूमन लेवल पे बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म लेवल पे बात कर रहे हैं। तो पहला है मेरे पास बायो आर्कियोलॉजी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हमारे स्टूडेंट्स कि हम डिफरेंट जगहों पे खुदाई करते हैं, दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सक्वेशन, और एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सक्वेशन हम लोग करते क्या है कि डिफरेंट जगहों से डेड बॉडीज निकालते हैं, जैसे कि इनका ममीज हैं या हमारे इजिप्शियन में पिरामिड से निकलने वाली ममीज हैं, राइट। इस तरह की और डिफरेंट जगहों पर भी ममीज फ्रोजन फॉर्म में प्रेजेंट हैं या प्रिजर्व फॉर्म में प्रेजेंट है। हम उन ममीज को लेते हैं दैट में बी 60,000 ईयर्स ओल्ड, तो उस पर्टिकुलर मम्मी का हम लोग डीएनए निकालते हैं, ठीक है। मुमकिन है एक मम्मी मुझे मेरे जो 60,000 साल पुरानी है और एक मुझे मिसाल के तौर पे 50,000 साल पुरानी है, और एक मम्मी मिलती है जो 35,000 साल पुरानी है। तो कहने का मकसद ये है कि डिफरेंट टाइम स्केल पर या डिफरेंट टाइम लाइन पर पड़ी हुई जो ममीज हैं, हम उनके डीएनए को आइसोलेट करते हैं, और आइसोलेट करने के बाद हम उन पर्टिकुलर ममीज का RFLP करते हैं, और RFLP करने के बाद हम उनके अंदर प्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरल डीएनएज और बैक्टीरियल डीएनएज को भी आइडेंटिफाई करते हैं, जिससे हमें उस पर्टिकुलर टाइम के फ्लोरा और फौना और बायोलॉजी के बारे में भी पता चलता है। इसके अलावा हमें इस बात का पता चलता है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन डीएनए किस किस लाइन पे इवॉल्व हुआ, कौन कौन से जीन्स थे जो आहिस्ता आहिस्ता यू कैन से नॉन फंक्शनल होते चले गए, और कौन कौन से जीन्स थे जो कि यू कैन से एनहांस होते चले गए। इसकी मिसाल मैं दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम देखें तो आहिस्ता आहिस्ता
बहुत सी ह्यूमन बॉडीज में जो बाल हैं वो खत्म होते चले गए और जो इंटेलिजेंस का जीन है वो प्रोलिफरेट होता चला गया डिपेंडिंग अपॉन द यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर जीन एंड सिलेक्टिव ब्रीडिंग। तो इस तरीके से बायोलॉजिकल आर्कियोलॉजी में हम लोगों ने इस जीनोम को, इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, लेकिन बहरहाल इसका कोई ना कोई फ़ायदा भी होगा, वो फ़ायदा भी हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। फिर आ जाता है माय डियर स्टूडेंट्स मेरे पास एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि जो डिफरेंट ह्यूमन बीइंग हैं वो किस किस तरीके से दुनिया में बिहेव करते रहे हैं, उनका फीडिंग स्टाइल क्या था, उनका रहने का क्या स्टाइल था, वो क्या खाते थे और उनके खाने में कौन कौन सा जो फ्लोरा था और फौना था ये वगैरह शामिल थे। ये सारी की सारी चीज़ें हम इस फील्ड में स्टडी करते हैं। फिर इसके अलावा जब मेरे पास डिफरेंट एज स्लॉट के डीएनए प्रेजेंट है तो मैं एवोल्यूशनरी लाइंस को स्टडी कर सकता हूँ, मैं डिफरेंट किस्म की जर्म लाइन म्यूटेशंस को स्टडी कर सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ कि किस किस्म के जो एरर्स थे वो उसके डीएनए में क्रिएट हुए और उसकी वजह से म्यूटेशंस हुई है, वो उनमें से कौन सी म्यूटेशंस थी वो पॉजिटिव थी और कौन सी म्यूटेशंस थी जो नेगेटिव थी। आखिरी बात जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये था माय डियर स्टूडेंट्स के माइग्रेशन एंड माइग्रेटरी लाइंस। हम बिलीव ही रखते हैं कि जो लाइफ थी या ह्यूमन बीइंग थे उनका जो ओरिजिन है बेसिकली वो अफ्रीका था, राइट, और उस पर्टिकुलर अफ्रीका से फिर मुख्तलिफ डायमेंशंस में लोग मूव करते चले गए और वो जो पर्टिकुलर यू कैन से एनालिसिस है वो हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम मेटर्नल साइटोप्लाज्मिक माइटोकॉन्ड्रिया को निकालते हैं और उस पर्टिकुलर माइटोकॉन्ड्रिया के हम जो कैसे वेरिएशंस है उनको लोकेट करते हैं, फाइंड करते हैं और देखते हैं कि ए बी से कैसे कन्वर्ट हुआ और बी सी में कैसे कन्वर्ट हुआ और सी डी में कैसे कन्वर्ट हुआ, और इस तरीके से हम ए और डी के दरमियान जो लिंक है वो डेवलप कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर ए जो है वो जे में कन्वर्ट हो रहा है तो वो किस किस लाइन पे कन्वर्ट हुआ, तो हम इन पर्टिकुलर वेरिएशंस को देख के प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बेसिकली एक सेंट्रल पॉइंट से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म किस तरीके से माइग्रेट किए ऑन द वर्ल्ड या कैसे वो फैल गए। फिर इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि अगर मेरे पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो हमारे पास बहरहाल वाई क्रोमोसोम जरूर प्रेजेंट होता है हर एक मेल के अंदर, तो मेल की जो वेरिएशंस हैं, मेल किस तरीके से माइग्रेटरी लाइंस के ऊपर मूव किए, उसके लिए हम लोगों को वाई क्रोमोसोम को जो कैसे सीक्वेंस करना पड़ता है। वाई क्रोमोसोम को लेते हैं, उसको आइसोलेट करते हैं, उसको सीक्वेंस करते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड और फिर हम उनके आपस में रिलेटिव कंपैरिजन से बताते हैं कि किस तरीके से हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे जद्द अमजद ने, हमारे बाजदाद ने मूव किया फ्रॉम द अफ्रीका टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये थे कुछ यू कैन से इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन इन योर बुक। तो ह्यूमन जीनोम का जो बेसिक पर्पस था वो थी इंसानियत, कि हम इंसान के अंदर पाई जाने वाली डिफरेंट किस्म की जेनेटिक डिसऑर्डर्स को देख सकते हो और अगर हम में ये एबिलिटी हो तो हम उन पर्टिकुलर डिसऑर्डर्स को खत्म कर सकते हो बाय मीन्स ऑफ जीन थेरेपी। अगर हम उस जीन थेरेपी के ठीक नहीं कर सकते तो क्या हम कोई ऐसी मेडिसिन बना सकते हैं जो इन ऑर्गेनिज्म की लाइफ को नॉर्मलाइज करे? क्या हम उनको ऐसी मेडिसिन खाने से बचा सकते हैं जो इनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है? क्या हम आने वाले फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं और क्या हम अपने फ्यूचर के बारे में आने वाली चेंजेस के लिए ऑलरेडी अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं? ये वो सारी बातें थी जिनको माइंड में रख के जेम्स डी वॉटसन ने इस ह्यूज प्रोजेक्ट को शुरू किया, दैट इज कॉल्ड एज अ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों से भी कोई ऐसा काम जरूर ले ले जिससे आपका नाम इंसान